माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पट्टिका अनावरण के साथ गौरवशाली कर्तव्य पथ का लोकार्पण संपन्न। हमारा सौभाग्य कि हम आज़ादी के अमृतकाल में इन पलों के साक्षी हैं। आइए एक बार फिर से करतल ध्वनि से पुनः इन ऐतिहासिक लम्हों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें इन घड़ियों का। धन्यवाद करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय का। धन्यवाद। मान्यवर, तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू जरा ना डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। जो इस जज्बे के साथ जिए और स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में अपना सर्वस्व आहूत कर गए, ऐसे शेर हिंद सुभाष, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को नई परिभाषा दी, पराक्रम की अद्भुत शौर्य गाथा लिखी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में उनकी प्रतिमा की स्थापना। नमन हर भारतीय का। नेताजी की जीवन यात्रा एवं उनकी प्रतिमा के निर्माण की कुछ झलकियां देखते हैं इस ऑडियो विजुअल के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड गेट इंस्पायर्ड। भारत की आजादी के 75 साल आज हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बेशकीमती आजादी को पाने में लाखों सेनानियों को प्रेरित किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्या अमीर, क्या गरीब, हर भारतीय के दिल में नेताजी ने ऐसी आग प्रज्वलित की जिसने न केवल भारत को स्वतंत्र किया बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को ध्वस्त कर दिया। नेताजी ने आजाद हिंद फौज को दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज से लड़ने का साहस दिया। भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1943 को पहली बार भारत की धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बेमिसाल योगदान को, उनके अदम्य साहस भरे प्रेरक जीवन को समय के साथ उस तरह याद नहीं किया गया जिसके वो हकदार थे। वर्ष 2014 में जब श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने नेताजी के जीवन और संदेश नई पीढ़ी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध प्रयास किए। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने नेताजी के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। नेताजी के अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक यात्रा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंडमान स्थित हैवलॉक द्वीप को स्वराज, नील द्वीप को शहीद और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का नाम दिया। लाल किले में नेताजी को समर्पित संग्रहालय और कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लोबी भारत गैलरी बनाई। नेताजी के शौर्य और पराक्रम भरी जीवन गाथा से जन जन को जोड़ने के लिए उनके जन्म दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में नेताजी की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया गेट पर नेताजी के होलोग्राम प्रतिमा की स्थापना की गई। आज उसी स्थान पर ग्रेनाइट से बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो भारत की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमाओं में से एक है। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। आइए दिल्ली के इंडिया गेट पर देखिए 28 फीट ऊंची, 6 फीट चौड़ी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा। ये स्थान जो वर्षों से रिक्त पड़ा था, आज आजादी के संदेश से आबाद है। तेलंगाना से 1665 किलोमीटर का सफर तय कर 280 मेट्रिक टन ग्रेनाइट सिल्ली दिल्ली पहुंची। इसे लाना भी एक चुनौती थी, जिसके लिए 140 पहियों वाली 100 फीट लंबी गाड़ी बनाई गई। प्रख्यात मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज ने इसे आकार दिया। शिल्पकारों की टीम ने इसे 26,000 घंटों तक अपने श्रम से सींचा। और हमें दिया नेताजी को नमन करने और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर। देश के लिए जीने मरने की हमेशा प्रेरणा देती रहेगी ये प्रतिमा।
जय हिंद। अमर सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की वो कविता, वो शब्द याद आते हैं। हे मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। इन्हीं आदर्शों के अनुरूप मानव संवेदनाओं के नित नए आदर्श स्थापित करते माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि आपने इस ऑडियो विजुअल में दिखाए गए प्रमुख मूर्तिकार अरुण योगीराज एवं उनके साथियों को देखा। अभी कुछ ही मिनट पहले माननीय प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। मान्यवर, आपके अथक प्रयासों से सेवा परमो धर्म एवं स्वांत सुखाय जैसी उत्कृष्ट भारतीय परंपराएं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से लेकर पेरिस के ग्लासगो तक विश्व मंच पर प्रतिष्ठित हो रही हैं, दुनिया का मार्गदर्शन कर रही हैं। Ladies and gentlemen, Central Vista Avenue is a glowing testimony of indomitable spirit of Atmanirbhar Bharat, a landmark initiative which creates space for the India of future while respecting the heritage and environment. Let us watch some glimpses of its revolutionary journey through this audio visual. Kartavya Path before and after. Please sit back and admire. स्वागत है आपका भारत के कर्तव्य पथ पर। आजादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश मुक्त हुआ। आधुनिक भारत, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक कर्तव्य पथ। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन और नए संसद भवन की ओर ये कर्तव्य पथ प्रतिबिंब है विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाते, तेजी से विकास करते नए भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से विकसित ये क्षेत्र विश्व मानचित्र पर भारत की अमिट छाप छोड़ता है। ये आजादी के अमृत काल में देश को समर्पित एक बेमिसाल सौगात है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ यह क्षेत्र सेंट्रल विस्टा के नाम से 13 फरवरी 1931 को देश को मिला था। स्वतंत्रता के 75 साल में इसका स्वरूप तो बदला, लेकिन 2022 के भारत के अनुरूप इसमें कुछ अहम बदलाव जरूरी थे। इसके पुराने स्वरूप में मौजूद गुलामी की याद दिलाते अवशेषों से अमृत काल में मुक्ति जरूरी थी। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपास जैसी सुविधाएं दिव्यांग जनों के लिए इस पथ परिसर को सुगम और समावेशी बनाने की आवश्यकता भी थी। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर पर्यटकों को अब 101 एकड़ का ग्रीन लॉन इसकी खूबसूरती बढ़ाता दिखेगा। कर्तव्य पथ और नहर के किनारे नया 16.5 किलोमीटर का ग्रेनाइट वॉकवे डेवलप किया गया है। पहले की पुरानी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते हुए पेड़ों के साथ एवेन्यू का कायाकल्प यहां आने वालों के लिए एक अद्भुत अनुभव है। कर्तव्य पथ की भव्यता को और दिव्य रूप दिया। खूबसूरत 1000 से ज्यादा बोलार्ड्स, 900 से ज्यादा मॉडर्न लाइट पोल्स और 650 से ज्यादा स्मार्ट साइनेजेस ने कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे पैदल घूमना सुविधाजनक और सुरक्षित होगा। नया पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। 8 नए वेंडिंग प्लाजा जोन बनाए गए हैं, जहां नए कलेवर में दुकानें सजेंगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सीटिंग और शौचालयों की व्यवस्था है। 16 नए ब्रिज, 19 एकड़ के नहर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है। इंडिया गेट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य समारोहों के लिए 2 ब्रिज और 2 स्टेप गार्डन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। प्रकृति संरक्षण और आधुनिकता का संतुलन बनाते हुए
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से पूरे विश्व को कर्तव्य पथ हमारी गरिमामयी विरासत के साथ आधुनिक, सशक्त और समृद्ध भारतवर्ष का संदेश दे रहा है। सूर्योदय इसकी भव्यता को दिखाता है और शाम होते ही कर्तव्य पथ स्पेशल लाइटिंग से जगमगा उठता है। इतिहास के अनमोल पल अपने में समेटे ये कर्तव्य पथ अब नए भारत की नई अंगड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन भारत के अमृतकाल का प्रतिबिंब है। आजादी के 75 साल बाद नेताजी की प्रतिमा से अलंकृत कर्तव्य पथ मानो अपने भाग्य पर इतरा रहा है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि एक युग का पर्याय है। नेताजी के सपनों का सशक्त भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण में अपनी कार्यांजलि अर्पित करते हुए पुरुषार्थ के नित नए कीर्ति स्तंभ गढ़ रहे हैं। ऐसे शिखर जहां पुनः विश्व गुरु सा उभरता हिंदुस्तान नजर आता है। आपसे करबद्ध आग्रह मान्यवर की अपने दिव्य उद्गारों से हमें कृतार्थ करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, इस पर पूरे देश की दृष्टि है। सभी देशवासी इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी देशवासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस ऐतिहासिक क्षण में मेरे साथ मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री हरदीप पुरी जी, किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, कौशल किशोर जी आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित हैं। देश के अनेक गणमान्य अतिथिगण वे भी आज यहां उपस्थित है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया है, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। मैं सभी देशवासियों को आजादी के इस अमृत काल में गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज इंडिया गेट के समीप हमारे राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विशाल प्रतिमा भी
मूर्ति भी स्थापित हुई है। गुलामी के समय यहां ब्रिटिश राज सत्ता के प्रतिनिधि की प्रतिमा लगी हुई थी। आज देश ने उसी स्थान पर नेताजी की मूर्ति की स्थापना करके आधुनिक और सशक्त भारत की प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी है। वाकई ये अवसर ऐतिहासिक है, ये अवसर अभूतपूर्व है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज का ये दिन देख रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। साथियों, सुभाष चंद्र बोस ऐसे महामानव थे जो पद और संसाधनों की चुनौती से परे थे। उनकी स्वीकार्यता ऐसी थी कि पूरा विश्व उन्हें नेता मानता था। उनमें साहस था, स्वाभिमान था, उनके पास विचार थे, विजन था, उनके नेतृत्व की क्षमता थी, नीतियां थी। नेताजी सुभाष कहा करते थे, भारत वो देश नहीं जो अपने गौरवमयी इतिहास को भुला दे। भारत का गौरवमयी इतिहास हर भारतीय के खून में है, उसकी परंपराओं में है। नेताजी सुभाष भारत की विरासत पर गर्व करते थे और भारत को जल्द से जल्द आधुनिक भी बनाना चाहते थे। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महानायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। सुभाष बाबू के 125वें जयंती वर्ष के आयोजन के अवसर पर मुझे कोलकाता में उनके घर जाने का सौभाग्य मिला था। नेताजी से जुड़े स्थान पर उनकी जो अनंत ऊर्जा थी, मैंने उसे महसूस किया। आज देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। भाइयों और बहनों, पिछले 8 वर्षों में हमने एक के बाद एक ऐसे कितने ही निर्णय लिए हैं जिन पर नेताजी के आदर्शों और सपनों की छाप है। नेताजी सुभाष अखंड भारत के पहले प्रधान थे जिन्होंने 1947 से भी पहले अंडमान को आजाद कराकर तिरंगा फहराया था। उस वक्त उन्होंने कल्पना की थी
कि लाल किले पर तिरंगा फहराने की क्या अनुभूति होगी। इस अनुभूति का साक्षात्कार मैंने स्वयं किया जब मुझे आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर लाल किले पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। हमारी ही सरकार के प्रयास से लाल किले में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ा म्यूजियम भी बनाया गया है। साथियों, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब 2019 में गणतंत्र दिवस की परेड में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी हिस्सा लिया था। इस सम्मान का उन्हें दशकों से इंतजार था। अंडमान में जिस स्थान पर नेताजी ने तिरंगा फहराया था, मुझे वहां भी जाना था, जाने का अवसर मिला, तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला। वो क्षण हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण था। भाइयों और बहनों, अंडमान के वो द्वीप जिसे नेताजी ने सबसे पहले आजादी दिलाई थी, वो भी कुछ समय पहले तक गुलामी की निशानियों को ढोने के लिए मजबूर थे। आजाद भारत में भी उन द्वीपों के नाम अंग्रेजी शासकों के नाम पर थे। हमने गुलामी की उन निशानियों को मिटाकर इन द्वीपों को नेताजी सुभाष से जोड़कर भारतीय नाम दिए, भारतीय पहचान दी। साथियों, आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश ने अपने लिए पंच प्राणों का विजन रखा है। इन पंच प्राणों में विकास के बड़े लक्ष्यों का संकल्प है, कर्तव्यों की प्रेरणा है। इसमें गुलामी की मानसिकता के त्याग का आह्वान है, अपनी विरासत पर गर्व का बोध है। आज भारत के आदर्श अपने हैं, आयाम अपने हैं। आज भारत के संकल्प अपने हैं, लक्ष्य अपने हैं। आज हमारे पथ अपने हैं, हमारे प्रतीक अपने हैं। और साथियों, आज अगर राजपथ का अस्तित्व समाप्त होकर कर्तव्य पथ बना है, आज अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगी है, तो ये गुलामी की मानसिकता के परित्याग का पहला उदाहरण नहीं है। ये न शुरुआत है न अंत है। ये मन और मानस की आजादी का लक्ष्य हासिल करने तक निरंतर चलने वाली संकल्प यात्रा है। देश के प्रधानमंत्री जहां रहते आए हैं, उस जगह का नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग हो चुका है। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में अब भारतीय वाद्य यंत्रों की भी गूंज सुनाई देती है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में अब देशभक्ति से सरोबार गीतों को सुनकर हर भारतीय आनंद से भर जाता है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने भी गुलामी के निशान को उतारकर छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतीक को धारण कर लिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश ने समस्त देशवासियों की बरसों पुरानी इच्छा को भी पूरा किया है। साथियों, ये बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है। ये बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश
अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदल चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आजाद किया जा रहा है। यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर के जाएगी। साथियों, महाकवि भरतियार ने भारत की महानता को लेकर तमिल भाषा में बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। इस कविता का शीर्षक है पारुकुलई नल्ल नाइंगल भारत नाड़। महाकवि भरतियार की यह कविता हर भारतीय को गर्व से भर देने वाली है। उनकी कविता का अर्थ है, हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। वीरता में, सेनाओं के शौर्य में, करुणा में, दूसरों की सेवा में, जीवन के सत्य को खोजने में, वैज्ञानिक अनुसंधान में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। ये तमिल कवि भरतियार का, उनकी कविता का एक एक शब्द, एक एक भाव को अनुभव कीजिए। साथियों, गुलामी के उस कालखंड में ये पूरे विश्व को भारत की हुंकार थी। ये हमारे स्वतंत्र सेनानियों का आह्वान था। जिस भारत का वर्णन भरतियार ने अपनी कविता में किया है, हमें उस सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करके ही रहना है। और इसका रास्ता इस कर्तव्य पथ से ही जाता है। साथियों, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे। उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। इसी स्थान पर देश की सरकार काम कर रही है। आप कल्पना करिए, देश ने जिन्हें जनता की सेवा का दायित्व सौंपा हो, उन्हें राजपथ जनता का सेवक होने का एहसास कैसे कराता। अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उसकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है और उसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। उसके लिए नई ऊर्जा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का ये पूरा क्षेत्र
उनमें नेशन फर्स्ट, राष्ट्र ही प्रथम, इस भावना का प्रवाह प्रतिपल संचारित होगा। साथियों, आज के इस अवसर पर मैं अपने उन श्रमिक साथियों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कर्तव्य पथ को केवल बनाया ही नहीं है, बल्कि अपने श्रम की पराकाष्ठा से देश को कर्तव्य पथ दिखाया भी है। मुझे अभी उन श्रमजीवियों से मुलाकात का भी अवसर मिला। उनसे बात करते समय मैं महसूस कर रहा था कि देश के गरीब, मजदूर और सामान्य मानवी के भीतर भारत का कितना भव्य सपना बसा हुआ है। अपना पसीना बहाते समय वो उसी सपने को सजीव कर देते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर मैं उन हर गरीब मजदूर को भी देश की तरफ से धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जो देश के अभूतपूर्व विकास को ये हमारे श्रमिक भाई गति दे रहे हैं। और जब मैं आज इन श्रमिक भाई बहनों से मिला तो मैंने उनसे कहा है कि इस बार 26 जनवरी को जिन्होंने यहां पर काम किया है, जो श्रमिक भाई है, वो परिवार के साथ मेरे विशेष अतिथि रहेंगे 26 जनवरी के कार्यक्रम। मुझे संतोष है कि नए भारत में आज श्रम और श्रमजीवियों के सम्मान की एक संस्कृति बन रही है, एक परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। और साथियों, जब नीतियों में संवेदनशीलता आती है तो निर्णय भी उतने ही संवेदनशील होते चले जाते हैं। इसलिए देश अब अपनी श्रम शक्ति पर गर्व कर रहा है। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा है। इसलिए जब बनारस में, काशी में विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का अलौकिक अवसर होता है तो श्रमजीवियों के सम्मान में भी पुष्प वर्षा होती है। जब प्रयागराज कुंभ का पवित्र पर्व होता है तो श्रमिक स्वच्छता कर्मियों का आभार व्यक्त किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश को स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत मिला है। मुझे तब भी आईएनएस विक्रांत के निर्माण में दिन रात काम करने वाले श्रमिक भाई बहनों और उनके परिवारों से मिलने का अवसर मिला था। मैंने उनसे मिलकर उनका आभार व्यक्त किया। श्रम के सम्मान की परंपरा देश के संस्कारों का अमिट हिस्सा बन रही है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि नई संसद के निर्माण के बाद उसमें काम करने वाले श्रमिकों को भी एक विशेष गैलरी में स्थान दिया जाएगा। ये गैलरी आने वाली पीढ़ियों को भी ये याद दिलाएगी कि लोकतंत्र की नींव में एक और संविधान है तो दूसरी ओर श्रमिकों का योगदान भी है। यही प्रेरणा हर एक देशवासी को एक कर्तव्य पथ भी देगा। यही प्रेरणा श्रम से सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथियों, हमारे व्यवहार में, हमारे संसाधनों में, हमारे साधनों में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आधुनिकता का इस अमृतकाल का प्रमुख लक्ष्य है। और साथियों, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मन में पहली तस्वीर सड़कों या फ्लाईओवर की हो जाती है। लेकिन आधुनिक होते भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार उससे भी बहुत बड़ा है, उसके बहुत पहलू है। आज भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर,
ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतनी ही तेजी से काम कर रहा है। मैं आपको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण देता हूं। आज देश में एम्स की संख्या पहले के मुकाबले 3 गुना हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी 50% की वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मेडिकल की आधुनिक सुविधाएं पहुंचाने के लिए किस तरह काम कर रहा है। आज देश में नई IITs, ट्रिपल IT, वैज्ञानिक संस्थाओं का आधुनिक नेटवर्क लगातार विस्तार किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। बीते 3 वर्षों में 6.5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को पाइप से पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का महाअभियान भी चल रहा है। भारत का ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सामाजिक न्याय को और समृद्ध कर रहा है। साथियों, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर आज भारत जितना काम कर रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। आज एक तरफ देश भर में ग्रामीण सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो वहीं रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। आज देश में तेजी से रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, तो उतने ही तेजी से अलग अलग शहरों में मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। आज देश में अनेकों नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, तो वाटरवे की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि की जा रही है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में तो भारत आज पूरे विश्व के अग्रणी देशों में अपनी जगह बना चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना हो, डिजिटल पेमेंट के नए रिकॉर्ड हो, भारत की डिजिटल प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों के बीच भारत में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम किया गया है उसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाई है। प्रसाद स्कीम के तहत देश के अनेकों तीर्थ स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। काशी, केदारनाथ, सोमनाथ से लेकर करतारपुर साहिब कॉरिडोर तक के लिए जो कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और साथियों, जब हम कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ आस्था की जगहों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ हो, जो हमारे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं से जुड़ा हुआ हो, जो हमारी विरासत से जुड़ा हो, उसका भी उतना ही तत्परता से निर्माण किया जा रहा है। सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या फिर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित म्यूजियम, PM म्यूजियम हो या फिर बाबा साहब आंबेडकर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल हो या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल, ये कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के उदाहरण है। ये परिभाषित करते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी संस्कृति क्या है, हमारे मूल्य क्या है और कैसे हम इन्हें सहज रहे हैं। एक आकांक्षी भारत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देते हुए तेज प्रगति कर सकता है। मुझे खुशी है कि आज कर्तव्य पथ के रूप में देश को कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और बेहतरीन उदाहरण मिल रहा है। आर्किटेक्चर से लेकर के आदर्शों तक आपको यहां भारतीय संस्कृति के दर्शन भी होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। और कल से लेकर के अगले 3 दिन यानी शुक्र, शनि और रवि 3 दिन यहां पर नेताजी सुभाष बाबू के जीवन पर आधारित
शाम के समय ड्रोन शो भी आयोजन होने वाला है। आप यहां आइए, अपने और अपने परिवार की तस्वीरें खींचिए, सेल्फी लीजिए। इन्हें आप हैशटैग कर्तव्य पथ से सोशल मीडिया पर भी जरूर अपलोड करें। मुझे पता है ये पूरा क्षेत्र दिल्ली के लोगों की धड़कन है। यहां शाम को बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आते हैं, समय बिताते हैं। कर्तव्य पथ की प्लानिंग, डिजाइनिंग और लाइटिंग इसे ध्यान में रखते हुए भी की गई है। मुझे विश्वास है कर्तव्य पथ की ये प्रेरणा देश में कर्तव्य बोध का जो प्रवाह पैदा करेगी, ये प्रवाह ही हमें नए और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि तक लेकर जाएगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, मैं कहूंगा नेताजी, आप बोलिए अमर रहे, अमर रहे। नेताजी, 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 भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए हृदय से आभार महोदय। समय एवं भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे आपका हर आह्वान एक जन चेतना है, आपका हर वक्तव्य एक पाठशाला है मान्यवर। आप ही के शब्दों में हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। From that which roots us, these are the people who connect the two worlds. And we are proud to have them in our country. We are proud to have traditions in our country. We are proud to understand that there is dignity in what we do. ये श्रमजीवी जिस विनीत भाव से अपने हाथ जोड़ रहे हैं, ये वही हाथ हैं जिनके श्रमदान ने इस पूरे क्षेत्र को पुनर्विकसित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बनाने में अपना श्रमदान दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी यहां स्पष्ट होती है कि आप जितने विनीत बनते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। Prime Minister Modi also really enjoying his conversation with them, connecting with them. I think it's a powerful moment for both the Prime Minister and the Shramjeevis and the sculptors and the people. As we shared earlier with you, there has been an exhibition which has been put up, and it has images of not only the before and after of this whole area, but also about Netaji and his life, his efforts, his achievements, and the Prime Minister now, that is his next stop. प्रदर्शनी में उन लोगों के लिए काफी आकर्षण रहेगा जब वे यहां आएंगे जिन्होंने शायद दिल्ली भ्रमण ना किया हो, या वो उस पीढ़ी से हो जिन्होंने पुराने भवनों को बहुत अच्छे से नहीं देखा, लेकिन चित्रों के माध्यम से वो इस पूरे क्षेत्र का, कर्तव्य मार्ग का जो पहले का एक स्वरूप था उसे भी देख पाएंगे, और साथ ही साथ जो उसमें बदलाव आ रहे हैं उन्हें भी वो देख पाएंगे। तो अब प्रदर्शनी स्थल की ओर रवाना होंगे प्रधानमंत्री जी। In fact, the 3-kilometer stretch
which is now Rajpath and is one of the most important roads in India, is more than 100 years old, and the British called it Kingsway. Well, Rajpath is a literal translation, and today it will be officially renamed Kartavya Path as India takes yet another step to shed its colonial past. We will be a part of history as the iconic 3-kilometer stretch will make way for Kartavya Path, the path of duty. The name change was made official yesterday, and today is the inauguration. In fact, on the 12th of December 1911, at the Delhi Darbar, King George V announced the shifting of British India's capital from Calcutta to Delhi, given Delhi's location, and the British thought it would be easier and more convenient to rule India, and then this was called Kingsway. यहाँ इस गोल्फ कार्ट में बैठकर प्रधानमंत्री अवलोकन भी कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र का, और वो सब अनुभव कर रहे हैं जो यहाँ आने वाले लोग अनुभव करेंगे। किस तरह का ये पूरा क्षेत्र है और किस तरह इसे पुनर्विकसित किया गया है, इसके सौंदर्यकरण के लिए क्या किया गया है। और कुछ देर पहले जब श्रमजीवियों से प्रधानमंत्री ने बात की, उन्होंने उनसे जरूर ये जाना होगा कि उन्हें कितना यहाँ श्रमदान देना पड़ा। हमने भी कुछ श्रमजीवियों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि दिन रात उन्होंने एक किया इस पूरे इलाके को सुंदर बनाने के लिए, पुनर्विकसित करने के लिए। Straight, clean lines of the new construction, blending with the old architecture, keeping the flavor the same, and of course, clean lines, stone, very easy to maintain. This is a public place, bound to see wear and tear.